हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, प्रत्येक दिन की तरह जैसे आपको विदित ही है कि प्रत्येक दिन शाम 8 बजे एचएसएससी टीजीटी विशेष को लेकर साइकोलॉजी के क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस सेट है वह आ रही है और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों मैं आपको कह देना चाहती हूँ कि यदि आपको ये क्लास अच्छी लगती है, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैम आप बहुत आसान क्वेश्चन रख रहे हो। दोस्तों मैं मानती हूँ कुछ लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन रखे हुए हैं ये क्वेश्चन आपके टीजीटी को बेस करके रखे हुए हैं। इनका आधार टीजीटी है, न कि पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर या ये कहूं कि नेट, वो आधार नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये टीजीटी बेस के रखे गए हैं। टीजीटी की आप तैयारी यदि आप कहीं पर भी कर रहे हैं तो ये टीजीटी बेस रखे गए हैं, आपके टीजीटी बेस क्वेश्चन है। क्लियर सभी को। ये टीजीटी के हैं तो इसलिए क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं रखे। ऐसा नहीं है दोस्तों, मेरा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं होता कि बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन देकर आपको पीछे लगाना हो और पता चले कि पेपर के अंदर आसान क्वेश्चन आ गए। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं और साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो आपके मस्तिष्क में एक बात होनी चाहिए, हर पेपर के क्वेश्चन उसके लेवल के अनुसार होते हैं और हम जिस प्रकार की तैयारी करते हैं, हम अपने आप को जिस प्रकार से तैयार करते हैं, अगर उसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो हम आराम से अटेम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन हमने बहुत उच्च लेवल की तैयारी की और क्वेश्चन बहुत निम्न लेवल के आ गए, साधारण आ गए, तो हम आते आते भी गलत कर देते हैं। जिस लेवल की तैयारी करें उसी लेवल के क्वेश्चन की तैयारी कीजिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि भेड़ चाल हो गई कि वो बहुत क्वेश्चन कठिन करवाए जा रहे हैं, उनके पीछे हो लिए यार ये क्वेश्चन तो हमारे पढ़े हुए ही नहीं है, ये क्वेश्चन तो बहुत कठिन कर, अरे ये तो देखो क्या तुम्हारे लेवल के अनुसार और तुम्हारे सिलेबस के अनुसार करवाए जा रहे हैं। अपना कीमती समय सोच समझ कर, तुम एक अध्यापक हो और अध्यापक हमेशा 4 आंखों वाला होना चाहिए। अध्यापक हमेशा 4 आंखों वाला होना चाहिए, यानी चारों दिशाओं से सजग होना चाहिए, हर प्रकार से सजग रहना चाहिए। तो आप देखो आपके लिए क्या सही और क्या सही नहीं है। ये तो एक, मैं ये कहती हूँ ना, जब आप बाजार में जाते हो तो अलग अलग प्रकार की ये कहीं दुकानें सजी होती हैं। आप किस पर जाते हो, जहां पर आपके उपयोग की वस्तु होती है वहीं तो जाते हैं आप। ऐसा तो नहीं कि एक आरंभिक जो दुकान थी उसी पर लगे आप, है ना। हमारे हिंदी में एक बाजार दर्शन रचना आती है, बाजार दर्शन। आप बाजार में जाकर अपने आप को बहुत अधिक मत फैलाइए, आप बाजार में जाकर अपने आप को संकुचित भी मत रखिए। जो आपको आवश्यकता है वहां से जाओ और आवश्यकता के अनुसार वस्तु को खरीदो और वापिस आ जाओ। घूमो पूरे बाजार को, लेकिन जो आपके लिए उपयुक्त है उसी को खरीदिए। दोस्तों बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि क्वेश्चन, मुझे पता है कि क्वेश्चन किस लेवल के आने वाले हैं, मुझे पता है, इतना पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो गया है कि पता चलने लगा है। अपने समय में किसी समय एक कठिन तैयारी भी की थी, ऐसा ही नहीं कि यहाँ वैसे ही उठकर आ गए और यहाँ खड़े हो गए, ऐसा नहीं है दोस्तों। एक अच्छी सी तैयारी भी, बहुत ये कहें कठिन मेहनत की थी अपने समय पर जब हम कंपटीशन दे रहे थे, और उसके बाद लगातार पढ़ाने का जो अनुभव है उससे इतना तो पता है किस परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन आपके लेवल के ही हैं, निकाल दीजिए। अगर इन क्वेश्चन को, दोस्तों फिर मैं कहना चाहूंगी, जिनको ये क्वेश्चन लेवल के नहीं लग रहे, जिनको ये लग रहा है कि मैम ये क्वेश्चन हमारे लेवल के तो नहीं है ना, ये तो आसान है, उनको मैं कहना चाहूंगी आप लेवल किसको समझते हो। दोस्तों मैं यहाँ 40 क्वेश्चन आपको करवाती हूँ और 40 में से यदि आपका 1 या 2 क्वेश्चन ही गलत हो रहे हैं तो समझो आपकी तैयारी इस लेवल की है। अगर 40 में से 1 या 2 या इससे ज्यादा क्वेश्चन साइकोलॉजी में आप गलत कर रहे हो तो ध्यान देना, आपकी तैयारी अभी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी में आपके पास 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और 20 में से भी यदि आपने 2 से ज्यादा क्वेश्चन खिसका दिए, 1 से ज्यादा क्वेश्चन खिसका दिया तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। हो सकता है कोई एक ही क्वेश्चन आपको न आए जो परिभाषा का दे दिया, तो हो सकता है वो नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको न आए, लेकिन वहां से भी एक अपने ये कहें कि मस्तिष्क का प्रयोग करके अपने गेस्टोल्ट थ्योरी पढ़ी होगी,
साइकोलॉजी के अनुसार समग्रवाद का सिद्धांत, पहले प्रस्तुतियों को ऑब्जर्व करो और प्रस्तुतियों में क्या क्या तुम्हारे यूज का हो सकता है ना, उसका प्रयोग करो और प्रयोग करके समस्या का समाधान निकाल दो। दोस्तों अंतर्दृष्टि का प्रयोग करो। कोई क्वेश्चन है, कोई परिभाषा आ गई और वो परिभाषा आपको आती नहीं है कि इस परिभाषा के बारे में हम नहीं जानते हैं, तो कोई ना कोई शब्द पकड़ो, उसके बारे में देखो उसका अर्थ क्या जा रहा है और इसी अर्थ से संबंधित हमारे पास कौन सा राइटर आया हुआ है, जिसका हम कौन सा जो है वो मनोवैज्ञानिक आया हुआ है जो इससे संबंधित हो सकता है, उसको लेकर आप आंसर लगाएं। ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा तो छोड़ दें कुछ भी, है ना, ABCD, B फॉर बजरंगबली भर दो, उड़ जाएगा तो ठीक है, नहीं पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, है ना। C फॉर शीतला माता भर दो, अगर हमारी अरदास सुनी गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गलत तो है ही। ऐसा नहीं करना दोस्तों। साइकोलॉजी है, ये चिंतन का विषय है, चिंतन कीजिए और चिंतन करोगे तो आप जानते हो ना, चिंतन में कल की क्लास में बताया गया था, चिंतन हमेशा समस्या को लेकर किया जाता है और चिंतन के अंदर हमेशा समस्या का समाधान भी सकारात्मक ही होता है। तो चिंतन करके आंसर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमारे क्वेश्चन पर अब हम आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पर आ जाते हैं और क्वेश्चन पर आते हैं, हम देख लेते हैं एक बार। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है, अधिगम से क्या तात्पर्य है। जल्दी जल्दी कमेंट करके सभी लोग साथ साथ आंसर देते रहेंगे और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर देंगे जो इस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। अधिगम से क्या तात्पर्य है। विकल्प है, परिपक्वता से आया हुआ परिवर्तन अधिगम कहलाता है। दूसरा है, दृष्टिकोण में बदलाव अधिगम कहलाता है। अब तीसरा है, अभ्यास या अनुभव के कारण हुआ व्यवहार परिवर्तन अधिगम कहलाता है। चौथा, बीमारी से हुआ व्यवहार परिवर्तन क्या कहलाता है। ध्यान देना, अधिगम का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। एक बात हमेशा याद रखो। अच्छा चलो मैं इधर हो जाती हूँ ताकि आपको ऑप्शन दिखाई दे, या फिर इधर आ जाए, इधर से क्लियर दिखाई देंगे। चलिए यहां से देखिएगा, मार्कर इधर ले लेते हैं। देखो कि व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता, लेकिन कैसा, हमेशा सकारात्मक परिवर्तन ही। आपके व्यवहार में जो सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है वही अधिगम कहलाएगा, नकारात्मक परिवर्तन कभी भी अधिगम नहीं कहलाता है, याद रखिए इस बात को। तो देखो अधिगम से क्या तात्पर्य, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, आपका आंसर हो जाएगा आपका सी, अभ्यास और अनुभव के कारण हुआ व्यवहार में सकारात्मक स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। सकारात्मक होना बहुत जरूरी है और स्थायी होना भी अति आवश्यक है। अभ्यास और अनुभव के कारण व्यवहार में आने वाले सकारात्मक स्थायी परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, अधिगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया। अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिशील व्यवहार, एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। चलिए, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर देते रहेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर देंगे दोस्तों। देखो ये परिभाषा मुझे पता है कि हर किसी की पढ़ी हुई नहीं होती, कि हर कोई परिभाषा हमारी पढ़ी हुई नहीं होती, लेकिन इसको पकड़ो। प्रगतिशील शब्द दिया, प्रगतिशील व्यवहार यानी आगे की ओर बढ़ता हुआ व्यवहार, और आगे की ओर प्रगतिशील व्यवहार की बात किसने की दोस्तों, स्किनर ने की है। तो आंसर भी क्या आ जाएगा आपका, स्किनर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा, किसके द्वारा, गेट्स व अन्य के द्वारा दी गई थी। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम की विशेषता नहीं है। इनमें से अधिगम की कौन सी विशेषता नहीं है, जल्दी जल्दी आंसर देते रहेंगे सभी लोग। इनमें से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। विकल्प है, अधिगम अप्रत्यक्ष रूप से जन्म से पहले तथा प्रत्यक्ष रूप से जन्म के बाद आरंभ होता है। दूसरा है, अधिगम समायोजन में सहायक होता है। अधिगम वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। अधिगम परिपक्व अवस्था आने पर रुक जाता है।
जल्दी से कमेंट करके आंसर दे देंगे। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, आंसर हो जाएगा डी। देखो अधिगम प्रत्यक्ष रूप से तो जन्म से, अप्रत्यक्ष रूप से तो जन्म से पहले पाया जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जन्म के बाद हुआ करता है। अधिगम समायोजन में सहायक होता है, अधिगम वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज होती है, और अधिगम परिपक्व अवस्था तक जाकर रुक नहीं जाता। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया हुआ करती है, तो आंसर आ जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के सोपानों का सही क्रम क्या है? अधिगम के सोपानों का सही क्रम क्या है? जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी लोग। जल्दी जल्दी आंसर देते रहेंगे सभी। अधिगम के सोपान, देखो दोस्तों जब अधिगम की बात आती है, अधिगम की बात आती है तो सबसे पहले अभिप्रेरित व्यक्ति होता है ना। व्यक्ति के अंदर रुचि जागृत होती है, उसको अभिप्रेरणा मिलती है, वो अभिप्रेरित हो जाता है। व्यक्ति जब अभिप्रेरित हो जाता है तो वो अपने अधिगम को प्राप्त, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनेक क्रियाएं करता है। अभिप्रेरित व्यक्ति अनेक क्रियाएं करेगा, क्रियाएं करेगा तो उसके सामने क्या आएंगी? बाधाएं आएंगी, है ना। फिर बाधाएं आएंगी तो बाधाओं को पार करेगा, कोई उसको मोटिवेट करेगा, है ना, उसको अनुदेशन मिलेगा या पुनर्बलन मिलेगा। पुनर्बलन मिलेगा तो अपने उद्देश्य को वह प्राप्त कर लेगा। देख लेते हैं किसमें ऐसा है, अभिप्रेरणा। सबसे पहले बच्चा अभिप्रेरित होता है। अभिप्रेरित क्या करता है? नहीं, इसमें पुनर्बलन पहले दे दिया, बाधाएं। सबसे पहले व्यक्ति अभिप्रेरित होगा, अभिप्रेरित होकर अनेक प्रकार की क्रियाएं करेगा। अगर यहाँ पर और दे दिया गया हो तो फिर वो सही क्रिया का क्या करेगा? चुनाव करेगा। तो नहीं है यहाँ पर, अनुक्रियाएं करेगा, फिर बाधाएं आएंगी। अनुक्रियाएं करेगा तो कुछ सही करेगा, कुछ गलत करेगा, गलत करेगा तो बाधाएं आएंगी। बाधाएं आएंगी तो उसको क्या मिलेगा? फिर पुनर्बलन मिलेगा, और पुनर्बलन मिलेगा तो उद्देश्य को प्राप्त कर लेगा। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? बी। स्किनर के द्वारा ये अधिगम के सिद्धांत के सोपान दिए गए हैं। जैसे जानते हो कि स्किनर का जो चूहा होता है वो पहले अभिप्रेरित होता है, उसे रोटी की सुगंध आती है, भूख लगी होती है, अभिप्रेरित हो जाता है। अभिप्रेरित होकर अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है। उनमें अगर सही क्रिया करता है तो लीवर दब जाता है, अगर गलत क्रिया करता है तो जो कांटे लगे होते हैं उनके ऊपर पैर जाता है और जख्मी हो जाता है ना। ये बाधाएं उसके सामने आती हैं और फिर वो क्या करता है? उसे फिर पुनर्बलन मिलता है और वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम क्या है? जल्दी जल्दी आंसर देते रहे ताकि कम समय में हम ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम क्या रहेगा? अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम क्या है? तो जल्दी जल्दी बताएं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है दोस्तों? हमारे पास आ जाती है कौन सी? आवश्यकता। आवश्यकता होती है तभी तो अधिगम हम करते हैं। नीड थ्योरी आपने पढ़ी है, बिना आवश्यकता के कुछ भी नहीं करता। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो सबसे पहले आवश्यकता होती है तो फिर आवश्यकता होगी, फिर व्यक्ति तत्पर हो जाएगा। तत्पर होगा तो फिर उसकी अंतःकरण की स्थिति, जो आंतरिक स्थिति है वो रहेगी और फिर वो अधिगम को प्राप्त कर लेगा। आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? हमारा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट एम गैने के अनुसार अधिगम के कितने प्रकार हैं? रॉबर्ट गैने ने अधिगम के कितने सिद्धांत दिए हैं? आप सभी जानते हो कितने सिद्धांत दिए हैं? 8 सिद्धांत दिए हैं। इसको 8 सिद्धांत अधिगम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गैने के अनुसार अधिगम का निम्न स्तर कौन सा है? गैने ने जो 8 अधिगम के सिद्धांत दिए इसमें सबसे निम्न स्तर कौन सा था? ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है तो ये आपको बिल्कुल सही आने चाहिए। सबसे निम्न कौन सा था? संकेत अधिगम था जो सबसे निम्न माना गया। अगला क्वेश्चन है कि गोलाकार पदार्थ लुढ़कते हैं, यह उदाहरण गैने के बताए हुए कौन से अधिगम के प्रकार से संबंध रखता है? गैना कहा कि जो गोलाकार पदार्थ होते हैं वो लुढ़क जाते हैं। एक नियम है ऐसा कि नियम दिया गया है, गोलाकार नियम है तो क्या हो जाएगा? आपका सिद्धांत अधिगम आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोचना, विचारना, तर्क वितर्क करना, संश्लेषण करना तथा वर्गीकरण करना, ये कार्य अधिगम के कौन से अनुक्षेत्र से संबंधित हैं? अधिगम के कौन से अनुक्षेत्र से संबंधित हैं? विकल्प है संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या उपयुक्त सभी। बताओ, सोचना, विचारना, तर्क वितर्क करना, संश्लेषण करना, वर्गीकरण कर देना, ये किससे संबंधित हैं?
ये किससे संबंधित हैं? संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित होते हैं। चिंतन कर रहे हो, विचार विमर्श कर रहे हो, ये सभी किससे? ये ज्ञान से ही संबंधित हुआ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानवादी संप्रदाय के अनुसार अधिगम होता है। संज्ञानवादी संप्रदाय के अनुसार अधिगम क्या होता है? जल्दी जल्दी बता दें। उद्दीपक अनुक्रिया बराबर अधिगम होता है। वातावरण प्लस मानसिक शक्तियां बराबर अधिगम होता है। ज्ञान बालक के मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी जल्दी बता दें कि जो हमारा संज्ञानवादी संप्रदाय है वो क्या कहना चाहता है कि व्यक्ति अधिगम किस प्रकार से करता है, व्यक्ति कैसे सीखता है। तो इन्होंने कहा व्यक्ति पहले वातावरण का ऑब्जर्वेशन करेगा, जहां समस्या का समाधान करना है उस क्षेत्र का पहले वो क्या करेगा, उस क्षेत्र को ऑब्जर्व करेगा, और उस क्षेत्र के अंदर जो भी उसकी हेल्प के लिए जो चीजें उपस्थित हैं उनका प्रयोग करेगा और समस्या का समाधान कर देगा। तो सबसे पहले वातावरण को देखता है, वातावरण को देखने के बाद फिर अपने मस्तिष्क की अंतःक्रिया का प्रयोग करता है और अधिगम कर लेता है। आंसर आ जाएगा हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के साहचर्यवादी सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। जो साहचर्यवादी सिद्धांत है, जिसको व्यवहार सिद्धांत कहते हैं, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत या इसे संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, इसमें कौन सम्मिलित इससे नहीं है, वो हमें आंसर देना। थॉर्नेडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत बिल्कुल सही है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत ये भी सही है। कुर्ट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत, हल का पुनर्बलन सिद्धांत ये भी सही है। कौन नहीं है? कुर्ट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत नहीं है। यह किससे संबंधित है? यह आपका गेस्टाल्टवाद से संबंधित है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आया, थॉर्नेडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? जल्दी जल्दी बताएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनुबंधन का सिद्धांत है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, संबंधवाद का सिद्धांत है, या परंपरागत अनुकूलन सिद्धांत है? जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी लोग, जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी आंसर देंगे। देखो, अनुबंधन का सिद्धांत नहीं है। अनुबंधन का मतलब होता है एडजस्टमेंट का सिद्धांत, नहीं है। दूसरा संबंध का सिद्धांत है, लेकिन संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत नहीं है। संबंध प्रतिक्रिया किसने की? स्किनर के चूहे ने की। संबंधवाद का सिद्धांत किसका है? संबंधवाद का सिद्धांत। परंपरागत अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलाव का है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नेडाइक के सिद्धांत का मुख्य नियम नहीं है। थॉर्नेडाइक के सिद्धांत का मुख्य नियम नहीं है। जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी लोग, कौन सा मुख्य नियम नहीं है? थॉर्नेडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे, है ना, और 5 गौण नियम दिए थे। कहा कि मुख्य नियम कौन सा नहीं है? विकल्प है तत्परता का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। और साथ साथ अगर आपने तैयारी की है तो ये भी कमेंट करके बताइए कि जो मुख्य 3 नियम है उसमें सबसे अंत में कौन सा नियम जोड़ा गया। आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा? बी, मानसिक विन्यास का सिद्धांत जो है वो आपका गौण नियम है, मुख्य नहीं है। सबसे पहले तत्परता का सिद्धांत, बालक तत्पर होता है तो क्रिया करता है यानी अभ्यास करता है, और अभ्यास करता है तो क्या उसका प्रभाव पड़ता है। तो सबसे अंत में क्या जोड़ा गया था? प्रभाव का नियम। अगला क्वेश्चन है, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया का होना कहलाता है। विकल्प है संबंधवाद, अनानुबंधन, अनुकूलित अनुक्रिया, या संयोजन। जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी लोग, जितने भी लोग उपस्थित हैं जल्दी जल्दी सभी आंसर देंगे, जितने लोग उपस्थित हैं। अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक उद्दीपक होना क्या कहलाएगा? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहलाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अधिगम सिद्धांत पर अग्रणी कार्य करने के लिए वर्ष 1904 में किसको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था? नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किसको किया गया? स्किनर, थॉर्नेडाइक, पावलाव, या विलियम जेम्स? जल्दी से बताएं सभी, आंसर आ जाएगा क्या आपका? पावलाव। आंसर क्या आ जाएगा? पावलाव आ जाएगा।
क्लियर सभी को, क्योंकि पावलोव को क्या मिला था, 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पावलोव के प्रयोग में अनुबंधन हो जाने के पश्चात बार बार घंटी ही बजाई गई, भोजन नहीं दिया गया, तब कुछ समय पश्चात कुत्ते ने लार गिराना बंद कर दिया, यह क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। विकल्प है स्वतः प्रकटीकरण का सिद्धांत, विलोपन या विलीनीकरण का सिद्धांत, उद्दीपक विभेदीकरण का सिद्धांत या उद्दीपक सामान्यीकरण का सिद्धांत। क्या कहलाया? जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, बी, इसे विलोपन या विलीनीकरण का सिद्धांत कहते हैं। विलोपन का सिद्धांत यानी क्रिया इसमें क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है अगर बार बार प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। अगर कहना चाहता है अगर मार्गदर्शन का अभाव है, यदि अनुप्रेरणा का अभाव है, अभिप्रेरणा का अभाव है, तो हमारा जो अधिगम होता है वो धीरे धीरे लुप्त होता हुआ चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्किनर के क्रिया प्रसूत अधिगम को नहीं कहा जाता। स्किनर का जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है उसको क्या नहीं कहा जाता? विकल्प है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, SR थ्योरी, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। क्या नहीं कहा जाता? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, क्या नहीं कहा जाता? स्किनर क्या करता है? क्रिया। स्किनर क्या करता है? स्किनर का जो चूहा होता है वो लगातार क्रियाशील होता है, तो सक्रिय रहता है वो कहा जाता है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, है ना। उसके बाद देखो साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, लेकिन क्या नहीं कहा जाता? SR थ्योरी नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? RS थ्योरी। क्या कहा जाता है? पहले क्या है? रिस्पॉन्स है और उसके बाद क्या मिल रहा है? आपको स्टिमुलस दिया जा रहा है। SR थ्योरी किसकी होती है? थोर्नेडाई की है। SR थ्योरी थोर्नेडाई की, लेकिन यहाँ तो बार बार क्या कर रहा है बच्चा? अनुक्रिया, फिर क्या मिल रहा है उसको? उद्दीपक मिल रहा है। तो RS की थ्योरी क्या कहलाती है? स्किनर की थ्योरी। स्किनर देखो, स्किनर क्रिया से संबंधित है तो पहले क्रिया आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा पुनर्बलन जो सुखद या संतोषजनक होता है, जिसे प्राणी प्राप्त करना चाहता है तथा जो किसी अनुक्रिया को बार बार दोहराने में सहायक होता है, क्या कहलाता है? अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा पुनर्बलन जो सुखद या संतोषजनक होता है, जिसे प्राणी बार बार करना चाहता है तथा जो किसी अनुक्रिया को बार बार दोहराने में सहायक होता है, क्या कहलाता है? सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन या विरामी पुनर्बलन। क्या कहेंगे? जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ए, सकारात्मक पुनर्बलन। जो हमें सुख देता है, संतोष देता है, वो हमेशा क्या कहलाता है? सकारात्मक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जल्दी से बताएंगे सभी। जानते हो प्रबलन से संबंधित कौन थे? CL हल थे। हल ने क्या दिया था? प्रेरणा प्रबलन सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? विकल्प है कोहलर, वर्दीमर, कोफ्का, वुडवर्थ। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया? सिद्धांत किसने दिया ये पूछा गया है। सिद्धांत किसका था? कोहलर का था, ध्यान रखना। कोहलर के द्वारा ये सिद्ध किया गया था, सिद्ध किया गया सिद्धांत कहलाया। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्रीय सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। अधिगम के क्षेत्रीय सिद्धांत, संज्ञानात्मक क्षेत्रीय सिद्धांत में कौन सम्मिलित नहीं है? विकल्प है पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, कुर्टलेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत, टोलमैन का संकेत सिद्धांत। अधिगम के संज्ञानात्मक में कौन सम्मिलित नहीं है? जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर देते रहेंगे। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? एक, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत।
अगला क्वेश्चन है, कुर्टलेवन के मानव व्यवहार तथा अधिगम को स्पष्ट करने वाले क्षेत्र सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं नहीं है। कौन सी नहीं है? जीवन दायरा, वेक्टर्स और कर्षण, तलरूप या अनुदेशन। क्या नहीं है? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? डी, अनुदेशन नहीं है, तलरूप भी है, वेक्टर्स कर्षण भी है, जीवन दायरा भी है। अगला क्वेश्चन आया, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार हैं। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, आप सभी जानते हो, आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। सकारात्मक परिवर्तन वह परिवर्तन हुआ करता है जिसमें पूर्व का ज्ञान, पहले की सीखी हुई जानकारी नवीन परिस्थितियों में या नवीन समस्या समाधान में हमारी सहायता करती है, सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। पूर्व का सीखा हुआ ज्ञान यदि नवीन परिस्थिति के अंदर बाधक बन जाता है तो नकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है, और पूर्व की जानकारी अगर नई परिस्थिति के अंदर कोई प्रभाव नहीं डालती, न तो वो बाधक बनती है न सहायक बनती है, क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। 3 प्रकार का अधिगम स्थानांतरण होता है। फिर सकारात्मक स्थानांतरण के अनेक प्रकार हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है। अंतर्दृष्टि की कौन सी विशेषता नहीं है? भविष्योन्मुखी योजना, आकस्मिकता, नवीन परिस्थितियों से अनुक्रिया या अनुक्रिया की सहजता से होना। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मस्तिष्क लगाना है, आंसर दे देना है। अंतःक्रिया का क्या अर्थ है? भविष्योन्मुखी योजना है, आकस्मिकता है, नवीन परिस्थितियों से अनुक्रिया है या अनुक्रिया का सहजता से होना। क्या नहीं है? सबने देखा होगा, आंसर क्या आ जाएगा? अनुक्रिया का सहजता से होना। सहज नहीं होती अनुक्रिया यहाँ पर, यह आकस्मिक होती है, अचानक होती है, या सहज नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है, अर्थात अधिगम का आरंभ होता है। या दूसरी तरह क्वेश्चन बन सकता है, अधिगम का हृदय कहलाता है। जल्दी से आंसर दे दे सभी। शिक्षक, प्रेरणा, निर्देशन या पाठ्य पुस्तक। क्या है जिसके बिना अधिगम संभव ही नहीं होता? आंसर आ जाएगा अभिप्रेरणा या प्रेरणा। ध्यान देना, शिक्षक मत समझना, बिना शिक्षक के भी अधिगम किया जा सकता है। निर्देशन, पाठ्य पुस्तकें, इनके बिना संभव हो सकता है, लेकिन प्रेरणा के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं होता। अगर व्यक्ति पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं है तो चाहे उसके समक्ष अच्छे से अच्छा अध्यापक हो, चाहे उसके समय अच्छे से अच्छा निर्देश देने वाला उसको हो, चाहे अच्छी से अच्छी पाठ्य पुस्तकें हो, जब बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता तो कोई परिस्थिति उसे पढ़ा नहीं सकती है। आपने सुना होगा कि घोड़े को ले जाकर पानी के समक्ष खड़ा तो कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती पानी पिला नहीं सकते। समझ रहे हो? यानी अभिप्रेरणा का होना बहुत अधिक जरूरी है। अगला क्वेश्चन आया, यदि छात्र जोड़, घटाव, गुणा सीख कर भाग देने की प्रक्रिया को सीखता है, ध्यान देना, तो उसे पहले के कौशल सीखने से भाग देने में मदद मिल जाती है। वह कौन सा अंतरण या स्थानांतरण कहलाता है? पहले जोड़ता है, फिर घटाव करता, फिर गुणा सीखता, फिर भाग देता है, और ये पहले की सब जानकारी उसे भाग देने में सहायक हो रही है, सहायता दे रही है। तो क्या आ जाएगा? अंतरण, समस्तर अंतरण, अनुक्रमिक अंतरण या अनुलंबित अंतरण। आंसर क्या हो जाएगा? अनुक्रमिक अंतरण। अगला क्वेश्चन है, अधिगम अंतरण के सिद्धांतों में सुमेलित नहीं है। अधिगम अंतरण के सिद्धांत में कौन सुमेलित नहीं है? समरूप तत्वों का सिद्धांत थोर्नेडाइक है ना, नाइक लिख दिया इसको, ये थोर्नेडाइक है। उसके बाद है सामान्यीकरण का सिद्धांत गेस्टाल्टवाद है ना। उसके आदर्शों या मूल्यों के विज्ञान का सिद्धांत बागले। पक्षांतर या अवयववादी सिद्धांत कोहलर, कोलबर्ग और क्या है? वर्तिमर है। जल्दी से बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है? आंसर आ जाएगा हमारा कौन सा? सेकंड, कि सामान्यीकरण का सिद्धांत गेस्टाल्टवाद के द्वारा नहीं दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया कि गणितीय गणनाओं संबंधी अधिगम विकार कहलाता है। गणित की गणनाओं संबंधी अधिगम विकार कौन सा है? विकल्प है डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया या फिर डिस्प्रेक्सिया। गणित, अब देखो गणितीय गणना है, गणित में क्या कैलकुलेशन होती है,
और कैलकुलेशन क्या दिया गया है, कैलकुलिया दिया गया, आपको आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। कैलकुलिया के भी प्रकार होते हैं, है ना, एक ये कहें कैलकुलिया के अनेक प्रकार हुआ करते हैं। जैसे हमारे पास जो मैथ वाले होते हैं, अगर कोई मैथ का दे रहा है तो उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि कैलकुलिया के प्रकार भी दें। रेखीय होता है, रेखीय डिस्कैलकुलिया होता है आपका, है ना। उसके बाद में क्या होता है, लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया होता है, ओरल डिस्कैलकुलिया होता है, ये कैलकुलिया के प्रकार हो जाते हैं। डिस्ग्राफिया, देखो दोस्तों इसमें एक ग्राफ शब्द आया, और ग्राफ हमेशा लिखकर ही बना सकते हैं, मुंह से बोलकर कभी ग्राफ नहीं बन सकता, याद देना। ग्राफ कैसे, लिखकर, यानी ये कैसा विकार होता है आपका, लेखन संबंधी विकार होता है। डिसलेक्सिया, इसमें जो लक्ष्य शब्द आया है, दोस्तों बताओ तुम्हारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है, पढ़ना या सीखना, तो ये क्या होता है, पढ़ने या सीखने संबंधी विकार होता है। डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया एक्सप्रेस के जैसा शब्द है, और वो किससे संबंधित होता है, आपका गति से संबंधित हुआ करता है। अगला क्वेश्चन है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के शैक्षिक महत्व के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आंसर देंगे सभी। यह सिद्धांत शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग पर बल देता है, स्वभाव व आदतों के निर्माण में सहायक होता है। यह सिद्धांत पुनरावृत्ति पर बल देता है। यह सिद्धांत मानसिक शक्तियों के संगठन पर बल देता है। जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे सभी। पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत है, उसका शैक्षणिक महत्व कौन सा नहीं है, मतलब शिक्षा में उसका कौन सा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, डी। यह सिद्धांत मानसिक शक्तियों के संगठन पर बल देता है, मानसिक संगठन के शक्तियों पर यह बल नहीं देता, बाकी तीनों बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारा आया कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव करके, वह क्या कहलाता है। दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, सभी जानते होंगे दोस्तों क्या कहलाता है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जो किसके द्वारा दिया गया था, बांडुरा जी के द्वारा दिया गया था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जिसको एक आइडियल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको मॉडल सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें व्यक्ति का कोई एक आदर्श होता है, और व्यक्ति उसका ऑब्जर्वेशन करता है, और फिर उसे समाज से ही उसे क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं, किसी के व्यवहार को ऑब्जर्व करके। तो आता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत बांडुरा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपागम को निश्चित करता है, यह अधिगम की किस श्रेणी में आता है, अधिगम की किस श्रेणी में आता है। अधिगम की विशेषताएं, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम के नियम, या अधिगम के सिद्धांत। जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी लोग। कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है, यानी नियमों को निश्चित करता है। क्या आ जाएगा, ये क्या है, अधिगम प्रक्रिया है। नियमों पर ही तो प्रक्रिया की जाती है, क्या कहलाता, अधिगम, नियम नहीं कहलाते, ध्यान देना, अधिगम प्रक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, सीखना आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है। अधिगम की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, जल्दी से बता दें किसके द्वारा दी गई थी, क्रो एंड क्रो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की विशेषता है, अनुभवों का संगठन है, अधिगम सार्वभौमिक होता है, अधिगम एक खोज करना है, उपर्युक्त सभी सही हैं। तो सभी जानते हो उपर्युक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है। प्रभावी अधिगम का अवरोधक कौन नहीं है, प्रेरणा का अभाव, रुचि का न होना, जीवन से न जोड़ना, अधिगम परिस्थिति। कौन सा नहीं है, अधिगम का अवरोधक कौन नहीं है, आंसर आ जाएगा हमारा डी। अधिगम परिस्थितियां कभी भी रोधक नहीं होती, अवरोधक नहीं होती, हमेशा क्या होती हैं, गतिशील बनाने के उपयोग में लाई जाती हैं, यानी कि सहायक होती हैं। अगला क्वेश्चन है, गणे द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार संकेत अधिगम किसके सिद्धांत पर आधारित है। गणे का जो 8 सिद्धांत है, जो इन्होंने 8 चरण दिए हैं अधिगम सिद्धांत के, उसमें से कहा कि संकेत अधिगम किससे लिया गया है,
क्योंकि आप जानते हो कि अधिगम का जो सिद्धांत है ये उधार का सिद्धांत है। इसके ऊपर आरोप लगाया जाता है ये उधार का सिद्धांत है, इन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दिया। जो पहले जो सिद्धांत दिए हुए थे उन्हीं में से एक एक चरण को उठाया और एक 8 पदीय सिद्धांत बना दिया। तो उसमें जो संकेत अधिगम है ये किसके द्वारा दिया गया था, कहां से लिया गया? पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संकेत अधिगम लिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम कौन सा नहीं है? ज्ञान, अभिवृत्ति, संकल्पना या परिपक्वता? जल्दी बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? कौन सा नहीं है? आंसर आ जाएगा हमारा क्या? परिपक्वता परिणाम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद संप्रदाय में किन विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया जाता है? व्यवहारवाद संप्रदाय में किन विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया जाता है? विकल्प है प्रायोगात्मक एवं तथ्यात्मक, तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक एवं प्रयोगात्मक या उपयुक्त में से कोई नहीं। किस पर बल दिया जाता है? व्यवहारवाद के ऊपर। व्यवहारवाद के ऊपर किसमें बल दिया जाता है कि बालक करता है और करके तथ्यों के आधार पर सीख लेता है। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बताते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। यह कथन किसका? बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है और सभी कमेंट करके आंसर देंगे। इसका आंसर मैं नहीं दे रही हूं, आप सभी को कमेंट करके आंसर देना है। जैसा आपने सुना है कि जीन प्याजे कहते हैं कि बच्चा जो होता वो नन्हा वैज्ञानिक होता है, उसी प्रकार का कुछ ये कथन है आपका। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर दे देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निर्मितिवाद उपागम है। निर्मितिवाद उपागम कौन सा है? विद्यालय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित या वातावरण केंद्रित? जल्दी जल्दी आंसर बताते रहेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर देते रहेंगे कि निर्मितिवाद क्या है। निर्मितिवाद, ज्ञान का निर्माण बच्चा स्वयं करता है, निर्मितिवाद है। केंद्र में कौन रहता है? छात्र होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिया गया कि निर्मितिवाद ज्ञान का संरचना को मानते हैं। निर्मितिवादी जो हैं ये ज्ञान की संरचना को क्या मानते हैं? विकल्प है बाह्य जगत में स्थित, वातावरण में स्थित, अंतर जगत का विषय बालक के मस्तिष्क में स्थित होता है। क्योंकि बालक स्वयं क्रिया करता है, यहाँ पर स्वयं ज्ञान का अर्जन करता है, तो ज्ञान उसके अंतर जगत यानी मस्तिष्क में हुआ करता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित वैज्ञानिकों का समूह कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। शास्त्रीय जो है कि शास्त्रीय संज्ञानात्मक सिद्धांत से में वैज्ञानिकों का समूह कौन सा है? यानी जो गेस्टाल्टवाद हमारा है उस गेस्टाल्टवाद में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आ जाते हैं? विकल्प है बारदार, ब्रूनर, बारा, सियाजे, सियाजे नहीं ये प्याजे है दोस्तों, क्या है? प्याजे है। प्याजे, आसुबेल, बंडूरा और ब्रूनर, वर्दीमर, कोहलर, कोफका, टोलमैन, टोलमैन, ब्रूनर और बारा। जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी लोग, कमेंट करके आंसर देंगे। जानते हो वर्दीमर आ जाएगा, कोहलर आ जाएगा, कोफका आ जाएगा, टोलमैन का उद्देश्यवाद का सिद्धांत आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जेराम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक संरचना के विकास क्रम के 3 चरण बताए। निम्नलिखित इनमें से चरणों के सही क्रम कौन सा है? जो जेराम ब्रूनर है, ब्रूनर के सिद्धांत का जो सही अनुक्रम है वह कौन सा है? जानते हो आंसर हो जाएगा बी, एक्टिव है, फिर अनुप्रतीकात्मक है और फिर क्या है? प्रतीकात्मक है। जल्दी जल्दी आंसर देते रहे। अगला क्वेश्चन, अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्रीय सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन इसमें सुमेलित नहीं है वो आंसर देना है आपको। क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन का बिल्कुल सही है। चिन्ह या संकेत सिद्धांत टोलमैन का सही है। संज्ञानात्मक संरचना सिद्धांत जीन प्याजे का है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन प्याजे का है। जल्दी जल्दी बता दो, आप जानते हो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3। संज्ञानात्मक संरचना सिद्धांत जीन प्याजे का नहीं, किसका है आपका? ये ब्रूनर का है। और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसका है? जीन प्याजे का है। आज इतने ही क्वेश्चन, बाकी
प्रत्येक दिन आपके समक्ष मिलते रहेंगे। यदि आप में से कोई हिंदी की तैयारी कर रहा है, हिंदी का अभ्यर्थी है, तो उसके लिए भी प्रतिदिन सुबह 10 बजे हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य की इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज आती है, तो वो स्पेशल टीजीटी के लिए रखा गया है, आप उसका भी लाभ ले सकते हो। यदि कोई केवीएस इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, आपका कोई जानकार है, तो उनके लिए भी केवीएस इंटरव्यू की क्लासेज ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रकार से सर्जित की गई हैं, उनका भी लाभ ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।